आप सबका फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक काफी जटिल पर जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। वो है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या सिस्टम है। जी। मतलब इसके कानूनी, रेगुलेटरी और जो संस्थागत पहलू हैं उन पर। हाँ बिल्कुल। और ये जो बातचीत है ना, ये बैंकिंग सेक्टर के लोगों के लिए और जो IIBF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। हाँ, क्योंकि ये IIBF की जो AML KYC किताब है उसके चैप्टर 7 पर आधारित है। चैप्टर का नाम है भारत में AML संरचना, PMLA, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग और RBI दिशा निर्देश। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि भारत का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML का पूरा ढांचा है उसको समझें, और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है यानी PMLA, हाँ PMLA, उससे भी देखें। और एक खास तरह की बैंकिंग है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। इसमें क्या जोखिम है इस पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भारत की ये जो AML संरचना है ये है क्या असल में? कई एजेंसियां हैं इसमें, है ना? हाँ, ये एक मल्टी एजेंसी सिस्टम है, मतलब कई संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। इसकी जो बुनियाद है वो है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये वो मेन कानून है। अच्छा, ये हो गया सेंट्रल कानून। बिल्कुल। फिर अलग अलग सेक्टर के अपने रेगुलेटर हैं। जैसे बैंकिंग के लिए हो गया RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शेयर बाजार के लिए SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDAI, ADAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो हो गए नियम बनाने वाले, पर जानकारी कौन जमा करता है, जांच कौन करता है? उसके लिए भी खास एजेंसियां हैं। एक है FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये समझिए कि एक तरह की नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी? हाँ, मतलब ये बैंकों और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जानकारी लेती है। जैसे कोई संदिग्ध लेन देन हुआ या कोई बड़ा कैश ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी रिपोर्ट यहाँ आती है। ये उसका विश्लेषण करती है और फिर जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों को देती है। अच्छा, और दूसरी एजेंसी? दूसरी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED। इनका काम है PMLA के तहत मामलों की जांच करना, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित होती है तो संपत्ति वगैरह जब्त करना। तो मतलब FIUIND डेटा और इंटेलिजेंस का काम देखती है और ED वो एक्शन लेती है। हाँ, मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं। अब ये जो कानून है PMLA, इसके खास मकसद क्या है, क्यों लाया गया था ये? हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो साफ है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, उस पर कंट्रोल करना। ठीक है। दूसरा, अगर मनी लॉन्ड्रिंग से कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति बनाई गई है तो उसे सरकार द्वारा जब्त करना, मतलब अपराध से कमाए हुए पैसे को छीन लेना। हाँ, ये जरूरी है। और तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जितने भी मामले हैं या उससे संबंधित कोई और बात है, उसके लिए कानूनी प्रावधान बनाना, ताकि कोई लूप होल न रहे। समझ गया। ये तो हुई कानून की बात, पर बैंकों को रोज क्या करना पड़ता है? RBI की क्या गाइडलाइंस हैं इस पर, खासकर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं 2023-24 के? हाँ, RBI ने काफी डिटेल में मास्टर डायरेक्शंस जारी किए हैं बैंकों के लिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है KYC, नो योर कस्टमर। एग्जैक्टली। नो योर कस्टमर मतलब अपने ग्राहक को पहचानना, वेरीफाई करना। इसके लिए उन्हें सेंट्रल KYC रजिस्ट्री यानी CKYCR का इस्तेमाल करने को कहा गया है। अच्छा, CKYC, ताकि जानकारी एक जगह रहे। बिल्कुल। और आजकल तो वीडियो कॉल पर भी KYC हो जाता है। हाँ, RBI ने उसकी भी इजाजत दी है, कुछ शर्तों के साथ। वीडियो KYC कहते हैं उसे। इससे थोड़ी आसानी हुई है। और क्या जिम्मेदारियां हैं बैंकों की? एक और बड़ी जिम्मेदारी है रिपोर्टिंग की। बैंकों को संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट, जिसे STR कहते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। हाँ, और एक तय लिमिट से ज्यादा कैश लेन देन की रिपोर्ट यानी CTR, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, और कुछ खास तरह के नॉन प्रॉफिट संस्थाओं से जुड़े लेन देन की रिपोर्ट NTR। इस सब बिना देर के FIUIND को भेजनी होती है। बाप रे, काफी रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और इसके अलावा बैंकों को अपने ग्राहकों का रिस्क असेसमेंट भी करना होता है। मतलब उन्हें लो रिस्क, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क में बांटना होता है, ताकि उन पे उसी हिसाब से नजर रखी जा सके। बिल्कुल। अच्छा, हमने शुरू में कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का जिक्र किया था, कहा था कि हाई रिस्क है। ये होता क्या है और इसमें इतना रिस्क क्यों है? हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। देखिए, आसान भाषा में, जब एक बैंक, मान लीजिए भारत का कोई बैंक, किसी दूसरे देश के बैंक को अपनी सर्विसेज देता है,
जैसे फंड ट्रांसफर में मदद करना या चेक क्लियर करना। अच्छा, एक बैंक दूसरे विदेशी बैंक के लिए काम करता है। बिल्कुल। अब इसमें रिस्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो हमारा बैंक है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, उसका उस विदेशी बैंक, रिस्पॉन्डेंट बैंक के ग्राहकों से सीधा कोई लेना देना नहीं होता। उसे नहीं पता कि पैसा असल में किसका है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। हाँ, ये तो है। मतलब आप एक अनजान व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं एक तरह से। सही कहा। फिर अलग अलग देशों के कानून होते हैं, नियम अलग होते हैं, तो कंफ्यूजन भी हो सकता है और निगरानी भी मुश्किल हो जाती है। फंड का रूट भी कई बार काफी घुमावदार होता है, जिससे पैसा छुपाना आसान हो जाता है। इसीलिए इसे हाई रिस्क माना जाता है। तो फिर आरबीआई ने इसके लिए क्या खास नियम बनाए हैं इन जोखिमों से निपटने के लिए? आरबीआई ने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के लिए काफी कड़े नियम रखे हैं। बैंकों को सामान्य से ज्यादा जांच पड़ताल करनी होती है। इसे कहते हैं एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस मतलब गहरी जांच? हाँ, मतलब विदेशी बैंक की पूरी कुंडली निकालनी पड़ती है। मालिक कौन है, वहाँ का रेगुलेशन कैसा है, उनकी खुद की एएमएल पॉलिसी कैसी है, ये सब। फिर उस विदेशी बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करना होता है कि वो केवाईसी की जानकारी शेयर करेगा। अच्छा। और एक बहुत जरूरी बात, शेल बैंक्स के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग नहीं हो सकती। इस पर पूरी पाबंदी है। शेल बैंक्स, ये क्या भला है? शेल बैंक्स वो होते हैं जिनका कोई असली फिजिकल ऑफिस या बिजनेस नहीं होता, बस कागजों पर होते हैं। अच्छा, सिर्फ नाम के बैंक। हाँ, और इनका इस्तेमाल अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स चोरी जैसे कामों के लिए होता है। इसीलिए आरबीआई कहता है कि इनसे बिल्कुल दूर रहना है। कुल मिलाकर देखें तो भारत का जो सिस्टम है मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने का, वो काफी मजबूत लगता है। कानून हैं, रेगुलेटर हैं, एजेंसियां हैं, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, ढांचा तो मजबूत है, लेकिन चुनौती ये है कि जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही है, पैसा दुनिया भर में घूम रहा है, ये लड़ाई भी बदल रही है। सही बात है। अब ये सिर्फ नियमों का पालन करना मतलब टिक मार्क करना नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी बन गई है। बिल्कुल। और शायद सोचने वाली बात यह है कि आगे क्या? जिस तेजी से पैसा बॉर्डर पार कर रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, भविष्य में हमारे एएमएल सिस्टम के सामने क्या नई चुनौतियां आ सकती हैं और हम उनसे कैसे निपटेंगे? वाकई ये एक अहम सवाल है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है। खैर, आज की इस गहरी चर्चा के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भारत के एएमएल सिस्टम की एक बेहतर तस्वीर मिली होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।